हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हमने पहला चैप्टर शुरू किया था जो फिजिक्स का सबसे पहला या हम कह सकते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर के अनुसार 10वां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में ये हमारा तीसरा क्लास है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये कौन सी घटना है, तो इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, मतलब परावर्तन के जो दो नियम मुख्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परावर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो परावर्तन सबसे पहले आता है कि परावर्तन का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा पे बात किया जाए तो इतना बात आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन एक घटना है प्रकाश की, और प्रकाश की इसी घटना के कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। कोई भी वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, ये हमने प्रकाश का जब परावर्तन का पहला चैप्टर शुरू किया था, पहला वीडियो हमारे यहाँ, उसमें हमने बताया था, जब प्रकाश आपको बताया गया था तो उसमें हमने बताया था कि कोई भी मान लेते हैं ये कोई भी वस्तु है, ये मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, ये मान लेते हैं सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। तो जब सूर्य से जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मतलब सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरणें जब वस्तु पर आपतित होती हैं, जब वस्तु पर क्या होती है, आपतित होती हैं, तो वस्तु क्या करता है, वस्तु इस प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। और यही परावर्तित किरणें हमारे आंखों तक पहुंचती है। यही परावर्तित किरणें हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें या किसी भी मतलब स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती हैं, तो वस्तु उन प्रकाश की किरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। और परावर्तित करने के कारण ही वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण कोई भी ये वस्तु है ये हमें दिखाई देता है। तो परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं हम परावर्तन के डेफिनेशन पे। भैया डेफिनेशन है क्या परावर्तन का, ये तो हमने जान लिया कि परावर्तन के कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, परंतु इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही आसानी से आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। सबसे पहले याद रखेंगे, जैसे कोई भी वस्तु है, वो क्या है, एक तरह के परावर्तक सतह है। ये मान लेते हैं परावर्तक सतह है। अब भैया परावर्तक सतह क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे ये क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। ठीक है, परावर्तक सतह का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें इससे टकराएंगी तो क्या करेगा, ये उसको परावर्तित कर देगा, वे उसको पुनः वापस लौटा देगा उसी माध्यम में। ठीक है, तो परावर्तक सतह का मतलब होता है कि वो क्या करता है, वो उनको परावर्तित कर देता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें ऐसे आपतित हुई। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराई, तो जब टकराती हैं, जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु से हम अभिलंब खींचते हैं। ये रूल है कि जहां पर जिस बिंदु पर परावर्तक सतह कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं वहां से हम अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम आपतित किरणें कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं, और जो हम ये अभिलंब खींचते हैं इसे हम अभिलंब या लंब कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, तो जब परावर्तक सतह से प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ये पुनः क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो ये जो वापस लौटी है किरणें, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरणें। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तन के पश्चात परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं। इसे आपतित किरणें, इसे परावर्तित किरणें, ये जो बीच में अभिलंब है और ये जो नीचे है तो ये क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे।
अब आते हैं हम पहले डिफिनेशन पे कि डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, डिफिनेशन बहुत बार आप सोच रहे होंगे डिफिनेशन तो बताया ही नहीं, तो देखिएगा, देखिए डिफिनेशन यहां से कहेंगे कि प्रकाश की किरणों का, समझिएगा, प्रकाश की किरणों का प्रवर्तक सतह या प्रकाश की किरणों के किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया या वापस लौट जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये किसी सतह से टकराकर वापस लौट जा रही हैं, तो वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे, एक बार मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन को लिखिए। लिखेंगे क्या, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से सुनाई दिया होगा और अच्छे से आपने लिख लिया होगा। मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अच्छे से लिख लिए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपने अच्छे से लिख लिया होगा। फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन को लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, डेफिनेशन को क्या लिखना है, डेफिनेशन यहां से मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि प्रकाश के किरणों का किसी सतह भी कह सकते हैं या परावर्तक सतह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। क्या कहा जा रहा है, प्रकाश की किरणों को किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, या इस घटना या इस प्रक्रिया भी कह सकते हैं, इस घटना ही बेहतर होगा, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो और ये आपका इसका फिगर हो गया, ये आपतित किरणें जो आ रही हैं वो आपतित किरणें, जो परिवर्तित हो रही हैं उसे परिवर्तित किरणें कह रहे हैं। बीच में अभिलंब हो गया, ये जो है परावर्तक सतह है, इसको नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखेंगे जो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और परावर्तित किरणें तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो I होता है उसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम होता है आपतन कोण। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, R का होता है परावर्तन कोण। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। और ये आपतन कोण को I कहते हैं और परिवर्तन कोण को R कहते हैं, ये आपको बात याद रखना है। अब कोई आपसे पूछ दे कि आपतन कोण का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, डेफिनेशन यहां से आपको बोलना है। क्या बोलेंगे कि आपतित किरणें तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आपतित किरणें तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगर ऐसे ही आपको जो परावर्तन कोण पूछ दिया जाए कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप यहां से कहेंगे कि परावर्तित किरणें तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से परावर्तन और परावर्तन की जो ये फिगर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपतन कोण परावर्तन कोण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी आप लिख लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ये पॉइंट, एक और पॉइंट याद रखेंगे इसमें कि परिवर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। इस पॉइंट को आप नोट्स में लिख लेंगे कि परिवर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है।
क्या कहते हैं, यही मतलब क्या होता है, परिवर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि परिवर्तन के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से आपको आसानी से आप समझ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वो देख लेते हैं परिवर्तन के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे परिवर्तन के नियम। तो आपको जो ये फिगर बनाया गया था, ठीक है, परिवर्तन के लिए, ये आपको फिगर याद रहेगा तो आप परिवर्तन का नियम कभी भी आसानी से आप समझा सकते हैं और बता भी सकते हैं किसी को भी। तो हम देखते हैं अब दूसरा टॉपिक हमारा परिवर्तन के नियम। ठीक है, तो लॉ ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। तो परिवर्तन का नियम क्या होता है ये याद रखेंगे। परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब भैया परिवर्तन के 2 नियम कौन कौन से होते हैं, तो सबसे प्रथम नियम याद रखेंगे। सबसे पहले नियम की हम बात करें तो याद रखेंगे परिवर्तन का प्रथम नियम क्या होता है, इसको फिगर से हम समझेंगे तो हमें जीवन भर याद रहेगा। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, जो अभी हमने बनाया था, ये क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, ये क्या है, परिवर्तक सतह है। और ये जो किरणें आ रही हैं इसे क्या कहते हैं, इसे हम आपतित किरणें कहते हैं। ये जो लंब खींचा जा रहा है ये क्या है, लंब है या अभिलंब है। ठीक है, और जब प्रकाश की किरणें परिवर्तक सतह से टकराती हैं तो हमने पढ़ा है कि क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे ही तो परिवर्तन कहते हैं ना। तो ये जो किरणें हो गई इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें, परिवर्तित किरणें हैं। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये क्या होता है, परिवर्तक सतह होता है। ये नाम आपको याद रहेगा तो लॉ आपको समझना, ये नियम आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में जो कोण बनता है उसे आई, और जो ये बनता है उसे हम आर कहते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, आपतन कोण। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, याद भी हो जाएगा। आर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो भैया याद रखेंगे प्रथम नियम कहा जाता है तो आपको लिखना है परिवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार। इतना आपको दोनों नियम में लिखना है। ठीक है, तो पहला नियम और दूसरा नियम में आपको सबसे पहले ये लिखना है कि परिवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार, और जब प्रथम नियम लिख रहे हैं तो लिखेंगे परिवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार, और जब द्वितीय नियम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे परिवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार। और जो बोला जा रहा है वो लिखना है। सबसे पहला परिवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, समझिएगा, आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण तथा अभिलंब, जो ये अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल कहिए या एक ही बिंदु कहिए, आपको ये एक ही तल, ये एक ही बिंदु कहना है। ठीक है, मतलब आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। तो देख रहे हैं आपतित किरण भी यहीं पे है, परिवर्तित किरण भी यहीं पे, और अभिलंब तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं ना, एक ही बिंदु पर एक ही तल पे मिल रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यही प्रथम नियम है। तो आपको प्रथम नियम में क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना है ये परिवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या आप कह सकते हैं बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रथम नियम हो गया। प्रथम नियम आपको यहां से नहीं, यहां से याद रखना है कि कहेंगे परिवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका प्रथम नियम हो गया। अब आते हैं हम द्वितीय नियम पे। तो याद रखेंगे द्वितीय नियम क्या कहेंगे, द्वितीय नियम यही कहेंगे कि परिवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपतन कोण होगा,
जो I होगा वो R के इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, यही द्वितीय नियम है। देख रहे हैं I और R दोनों आपस में कोण में समान है कि नहीं। जितने डिग्री से आ रही है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री से ये आपतित हो रही है, तो ये 30 डिग्री से ही क्या हो रही है, परावर्तित भी हो रही है। मतलब इनमें कोणों के मतलब जो लॉ है, जो दूसरा नियम है, ये कहता है कि जो I है वो R के क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इसको आपको क्या कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, ठीक है, आप द्वितीय नियम को कहेंगे कि परिवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतित किरण तथा आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, ये है आपका परावर्तन कोण, ये क्या है, ये है आपका आपतन कोण। तो हम यही न कह रहे हैं कि परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको द्वितीय नियम भी अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इसको लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, आप सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। लिखना यह है कि परिवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से परावर्तन और परिवर्तन के दोनों नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करना है क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपको फिजिक्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, क्लास 10th का फिजिक्स का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। मैं अभी छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं इसके कारण कि मतलब जितने टॉपिक आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाए उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाए उसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो कोई वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, कोई छोटा हो जा रहा है, तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट के अनुसार एक एक वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और लगभग 30 या 40 वीडियो के अंदर, मतलब अगर एक वीडियो एक दिन में देखते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। सोचिए, पूरा फिजिक्स एक महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो आपको मतलब 15 दिन में खत्म कर दो, परंतु पढ़ाने का क्या मतलब जब आप समझे ही नहीं आए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक करके टॉपिक समझ में आए, अच्छे से आपको डेप्थ तक समझ में आए। तो इसीलिए आप सीक्वेंस में एक एक वीडियो रोज देखिए। ठीक है, अदरवाइज आपको स्कूल या आपको कोचिंग में कोई भी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।